हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में बच्चों हमने डिस्कस किया था रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने स्टडी किया था इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट के बारे में। ओके, आज की क्लास में बच्चों हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो कैसे हमें स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट से रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाता है, वो चीज़ हमें आज की क्लास में स्टडी करनी है। लेट अस स्टार्ट। Consider a reaction, consider a general reaction। ठीक है, हम कोई भी रिएक्शन मान लेते हैं बच्चों। सपोज करो हमने मान लिया N1 molecules of A, N2 molecules of B and N3 molecules of C reacts to form N4 molecules of D and N5 molecules of E। ठीक है, कुछ भी रिएक्शन मान सकते हैं बच्चों हम यहाँ पर। हमारे पास हो सकता है दो रिएक्टेंट हो, दो प्रोडक्ट हो, दो रिएक्टेंट हो, एक प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने आप यहाँ पर ये इक्वेशन कंसीडर की है। तो बच्चों यहाँ पर जो N1, N2, N3, N4 और N5 है, ये क्या है बच्चों हमारे पास स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट, जैसे कि आपको पता ही है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारे पास, अगर हमें इस रिएक्शन का रेट हमें पता करना है तो वो किसके इक्वल होगा। देखो वो होगा बच्चों हमारे पास -1/N1 इंटू चेंज इन डी, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लगाया है, नेगेटिव साइन बच्चों हमने इसलिए यहाँ पर लगाया है क्योंकि ये क्या है हमारे पास रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, विद टाइम डिक्रीज हो जाती है, तो नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। इज इक्वल टू -1/N2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर हमें किसी एक रिएक्टेंट की या किसी एक प्रोडक्ट की अगर हमें कंसंट्रेशन पता हो तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हमें एक ही कंसंट्रेशन पता है, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे तो, और उसके स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली अगर -1/N3, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए क्या लिखोगे, +1/N4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन में टाइम, और N5 +1/N5 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये बच्चों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हमें स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट पता हो या फिर हमें क्या पता हो बच्चों, किसी भी एक रिएक्टेंट की या किसी एक प्रोडक्ट की हमें कंसंट्रेशन पता हो तो हम वहाँ से चेंज इन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे और वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ओके, अब स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना इस चीज़ को। तो ध्यान से देखो बच्चों, हमारे पास जो ये 1/N1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या है बच्चों हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, बट अगर मैं सिर्फ ये लिखूं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या है बच्चों मेरे पास, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। देखो डिसअपीयरेंस वर्ड क्यों यूज़ किया है, डिसअपीयरेंस वर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं बच्चों क्योंकि ये क्या है, एक रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट क्या होता है, टाइम के साथ साथ डिसअपीयर हो जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए हम इसे लिख रहे हैं। ओके, ऐसे ही सिमिलरली अगर हम डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में डी टी लिखें, दिस रिप्रेजेंट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, बट this whole represent the rate of reaction. Similarly this quantity represent rate of disappearance of C. However this whole ठीक है, ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है, होल क्वांटिटी। ओके बच्चों, अब देखो ऐसे ही हमारे पास सिमिलरली अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट के टर्म में भी तो वही हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो 1/N4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन में टाइम, इट रिप्रेजेंट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बट
only the change in concentration of D with respect to time, it represent the rate of formation or appearance of D. रेट ऑफ फॉर्मेशन बोल दो बच्चों, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको, अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। ठीक है, तो बच्चों ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, क्योंकि डी क्या है, एक प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट क्या होता है, टाइम के साथ साथ अपीयर होता है, उसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ई के भी क्या करेंगे बच्चों, ओनली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ई अपॉन में टाइम रिप्रेजेंट rate of appearance of E, however this whole quantity represent the rate of reaction। ओके स्टूडेंट्स, तो आओ इसी के बिहाफ पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको फाइंड आउट करना आ जाएगा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पहले से ही लिख लिए हैं। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन गिवन है 4NH3 + 5O2 रिएक्ट्स टू फॉर्म 4NO नाइट्रिक ऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O। ठीक है, 4, 5, 4 एंड 6 आर द स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद बच्चों कहते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ NO इंक्रीजेज बाय 1.5 मोलर इन 10 सेकेंड। ठीक है, जो कंसंट्रेशन है NO की, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दे दी है कि इंक्रीज हो रही है बाय 1.5 मोलर, इट मीन्स change in concentration of NO is given to us and that is 1.5 मोलर। ओके, मोलर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, और मोल पर लीटर भी हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद टाइम कितना दिया बच्चों, चेंज इन टाइम 10 सेकेंड में चेंज हो रही है ना ये, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन टाइम भी कितना होगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 10 सेकेंड। ओके, तो क्या ये बताओ, यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं? येस, वी कैन कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो सबसे पहले तो ये d/dt ऑफ NO कितना जाएगा, 1.5 अपॉन में 10, वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.15 मोलर। ठीक है, अब मैंने आपको ये पहले समझाया है, दिस रिप्रेजेंट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, क्योंकि NO एक प्रोडक्ट है ना, दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ना कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करे। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा बच्चों, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास बनेगा 1/4। ठीक है, क्योंकि NO का कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट कितना है, 4, 1/4, पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन में चेंज इन टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो देखो 1/4 इंटू ये कितनी वैल्यू आई थी हमारे पास, 0.15। ठीक है, कैलकुलेट कर लो बच्चों इसको, ये वैल्यू कितनी आती है आपके पास जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 15/100 बन जाएगा। तो ये आएगी हमारे पास वैल्यू 0.0375 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट कर लिया बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन को हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, नेक्स्ट सेकेंड है, पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया NH3, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया के बारे में पूछ रहा है। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पे जहाँ पे हम रेट वो एक्सप्रेशन लिखते थे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/, अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स थे बच्चों, यहाँ पर 4 थे ना, तो यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, और 5 किसके लिए थे, ऑक्सीजन के लिए थे। ठीक है, तो इनको इस तरीके से इक्वेट कर दो, -1/4 d/dt ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू -1/5 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2। ठीक है, ये किसके इक्वल था, इक्वल टू 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO इज इक्वल टू 1 + 1/6 d/dt ऑफ H2O। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं जैसा कि हमने जर्नल इक्वेशन के लिए लिखा था। ठीक है, सभी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की टर्म में रेट को हमने कैसे डिफाइन किया था। ओके, अब देखो बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। ओके, अब देखो ये चीज़ हमें पता है,
ठीक है, ये चीज़ हमें पता है, ये गिवन है और ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्यों ना इन दोनों को इक्वेट करो और हमारे पास यहाँ से कि क्या वैल्यू आ जाएगी, d/dt ऑफ NH3। इट मीन्स रेट ऑफ चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगा। ठीक है, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया को। ओके, थर्ड पार्ट में बच्चों हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर वेपर्स। ठीक है, तब उस टाइम पे क्या करोगे, तब उस टाइम पे इन दोनों को इक्वेट कर दोगे। ठीक है, पहले इन दोनों को इक्वेट करोगे फिर इन दोनों को इक्वेट करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आओ इसे इक्वेट करते हैं बच्चों हम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखो 1/, ठीक है, -1/4 चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू प्लस 1/4 चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ NO विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, 4 से 4 कैंसिल, ये वाली वैल्यू कितनी थी बच्चों, 0.15 थी, यहाँ से 0.15 आई थी। तो हमारे पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया ये भी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास 0.15 मोलर, या फिर आप क्या लिख सकते हो, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है बच्चों, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर, इसको NO को ही किससे इक्वेट करना है, अब वाटर के साथ, d/dt ऑफ NO इज इक्वल टू प्लस 1/6 चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ वाटर। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा, वी हैव टू फाइंड आउट ओनली चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मीन्स ये 6 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6/4 और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है स्टूडेंट्स, 0.15। ओके, इसे कैलकुलेट करो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू, ठीक है, तो हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर दो, यहाँ पर 0.45 डिवाइडेड बाय में 2। ठीक है, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई इसकी, अप्रॉक्स 0.225 आ जाएगी। ठीक है, 0.225। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर वेपर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम स्टडी करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बच्चों हमारे पास क्या है, N2 + H2 नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स टू फॉर्म अमोनिया, the rate of formation of ammonia is 0.017 किलोग्राम पर आर हमें गिवन है। ओके, देखो रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है ना आपको, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देती हूँ, d/dt ऑफ NH3। ओके, ये चीज़ आपको गिवन है, ना कि 1/2 आपको गिवन है, क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है आपको, ना कि रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इंक्लूड होता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है बच्चों 0.0017 किलोग्राम पर आर हमें गिवन है। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, सिंपल सी चीज़ है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखो अमोनिया का कोफिशिएंट देख लो कितना है, 1/2 है, तो 1/2 से इस वैल्यू को डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। बट यहाँ पे ना प्रॉब्लम एक है, यहाँ पे जो यूनिट्स है वो किलोग्राम है, किलोग्राम पर आर, जबकि ये वैल्यू किस में होती है, मोल पर लीटर में होती है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल पर लीटर में, मोल में इसकी वैल्यू कन्वर्ट करेंगे। तो वो मोल में इसकी वैल्यू को हमें कैसे कन्वर्ट करना है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, किलोग्राम पर आर, इसे हमें कन्वर्ट करना है मोल पर आर में। ठीक है, मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले किलोग्राम को किस में चेंज करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे। ग्राम में चेंज करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 1000, तो ग्राम में चेंज हो गया। ग्राम को मोल में कैसे चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई इट बाय इट्स मोलर मास। ठीक है, ये मैंने आपको मोल कंसेप्ट में ऑलरेडी सिखा दिया है कि कैसे हम चेंज करते हैं। तो इसको मोलर मास से अगर हम इसके मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना यहाँ पे ग्राम को मोल्स में फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, या डिवाइड करना पड़ेगा, आई थिंक सो डिवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, डिवाइड करना बच्चों, डिवाइड। ठीक है, नॉट मल्टीप्लाई, डिवाइड।
ओके ठीक है, मोल से जब ग्राम, ठीक है ग्राम में जाता है तब करते हैं मल्टीप्लाई। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यू गिवन है, 0.017, 0.0017। इसको क्या करो, पहले 1000 से मल्टीप्लाई करो और इसके मोलर मास से क्या करोगे, डिवाइड। तो अमोनिया का मोलर मास कितना होता है, 17। तो 17 से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 0.1 मोल। ठीक है, ये मोल में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब ये क्या बन गया, मोल पर आर, 0.1 मोल पर आर। ओके, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0.1। इट मीन्स वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.05 मोल पर आर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने सीखा हाउ वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हमें किसी एक रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की हमें कंसंट्रेशन की वैल्यू गिवन होगी और टाइम हमें गिवन होगा, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं रेट ऑफ दैट रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, और कुछ मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।